एक गांव में दिनेश नाम का व्यक्ति पापड़ी चाट का ठेला लगाता था। उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी पापड़ी चाट की गांव भर में चर्चा रहती थी। दिनेश बहुत ही मेहनत और लगन से ठेले का काम संभालता, जिसमें उसकी पत्नी शांति भी उसका साथ देती थी। शांति, ओ शांति, पापड़ी चाट के लिए आलू ले आया हूँ। यहाँ आंगन में रखे हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप नहा लीजिए, तब तक मैं इन आलूओं को उबालने रख देती हूँ। दोनों पति पत्नी लगन से काम करते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। दिनेश के ठेले के बगल में सुरेश नाम के व्यक्ति ने भी पापड़ी चाट का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुरेश अपनी पापड़ी चाट में न जाने ऐसा कौन सा मसाला डालता कि लोग अब दिनेश के ठेले को छोड़कर सुरेश के ठेले पर जाने लगे। सुरेश के ठेले पर ना तो दिनेश के ठेले जैसे साफ सफाई थी और ना ही सुरेश अपनी सब्जियां उसमें डालता था, लेकिन फिर भी लोग उसकी पापड़ी चाट के दीवाने हो गए थे। आओ आओ, 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट, स्वादिष्ट पापड़ी चाट के मजे ले लो। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? इतना गला फाड़ कर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लोगों को मेरे जैसे पापड़ी चाट नहीं खिला पाओगे। मैं जानता हूँ तुम लोगों को लूट रहे हो, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। देखना, एक दिन जब लोगों को तुम्हारी असलियत पता चलेगी ना, तुम बहुत पछताओगे। मेरी असलियत? लोग मुझे नहीं, तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। दिनेश बहुत परेशान रहने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे लोगों को पहले जैसे अपने ठेले पर बुलाए। परेशान मत हो जी, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आता कैसे ठीक होगा। मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि लोगों को अपनी पापड़ी चाट की तरफ आकर्षित कर सकूं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? ये काम छोड़कर कोई और काम कर लो। ये क्या कह रही हो शांति? इस काम के अलावा मैं कोई और काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दिनेश रोज अपनी पापड़ी चाट के ठेले पर जाता और ग्राहकों को अपने ठेले पर आने के लिए आवाज लगाता, लेकिन उसके ठेले पर इक्का दुक्का ही ग्राहक रहते, जबकि सुरेश के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। एक दिन दिनेश अपने ठेले के पास उदास बैठा था कि तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। वो बहुत हाँफ रहा था। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। दिनेश उसे पानी देता है। बूढ़ा गटक कर सारा पानी पी जाता है। बहुत भूख लगी है बेटा, क्या कुछ खाने को दे सकते हो? दिनेश उसे एक प्लेट पापड़ी चाट खिलाता है। वाह, ये पापड़ी चाट खाकर तो मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ी चाट बनाते हो तुम। लेकिन इतनी स्वादिष्ट पापड़ी चाट बनाने के बाद भी तुम्हारे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं, और उस सामने वाले ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी है। ऐसा क्यों? दिनेश बूढ़े को सुरेश के बारे में बताता है कि किस प्रकार वह खराब सामान का इस्तेमाल कर पापड़ी चाट बनाता है और लोगों को ठग रहा है। बूढ़ा कुछ सोचकर दिनेश को एक पोटली देता है। उसमें बिना चटनी के सूखी पापड़ी चाट होती है। ये लो बेटा, और अब तुम इस चाट को अपने मसाले के साथ तैयार करो, और देखना कैसे इस चाट की खुशबू से लोग तुम्हारे ठेले की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन ये तो केवल एक प्लेट ही बनेगी, और यदि किसी और ने भी मांगा तो मैं कैसे दूंगा? तुम चिंता मत करो, ये पोटली हमेशा सूखी पापड़ी चाट से भरी रहेगी। तुम जब भी चाहो इस पोटली में से सूखी पापड़ी चाट निकाल सकते हो। क्या सच में इस पोटली में हमेशा पापड़ी चाट भरी रहेगी? हाँ, ये पोटली तुम्हें हमेशा पापड़ी चाट देगी, लेकिन तब तक जब तक कि तुम्हारे ठेले पर पहले के समान ग्राहक नहीं आने लगते और इस सुरेश की सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ जाती। जब सब ठीक हो जाएगा, इस पोटली की पापड़ी चाट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दिनेश बूढ़े व्यक्ति को बहुत धन्यवाद करता है। बूढ़े के जाने के बाद दिनेश उसके कहे अनुसार पोटली में से सूखी पापड़ी चाट निकालकर उसमें अपने हाथ से उसमें दही, आलू, चटनी और कुछ मसाले डालकर एक प्लेट तैयार करता है। वह आवाज लगाने ही लगता है कि उससे पहले ही उस पापड़ी चाट की खुशबू से एक व्यक्ति उसके ठेले पर आता है। अरे भाई, ये पापड़ी चाट की प्लेट कितने की देते हो? 20 रुपए के हैं भैया।
एक प्लेट देना मुझे। व्यक्ति बड़े चाव से पापड़ी चाट खाता है। बहुत ही स्वादिष्ट, मजा आ गया। तभी वहाँ एक अन्य व्यक्ति आता है। भाई, एक पापड़ी चाट मेरे लिए भी लगा देना, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। दिनेश पापड़ी चाट की एक और प्लेट बनाता है। वाह भाई, मजा आ गया, ऐसी पापड़ी चाट तो मैंने कभी नहीं खाई। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। दिनेश को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती। लोग एक के बाद एक पापड़ी चाट का ऑर्डर करते जा रहे थे। ये सब देखकर सुरेश बहुत ही आग बबूला हो रहा था। शाम को दिनेश खुशी खुशी घर जाता है। ये लो भाग्यवान, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। अरे, ये आज की कमाई के पैसे रखो तुम। अरे, ये चमत्कार कैसे हुआ जी? दिनेश शांति को बूढ़े की दी हुई पापड़ी चाट के बारे में बताता है। शांति दिनेश की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब दिनेश के ठेले पर पहले से ज्यादा ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। दिनेश पूरा चाट बनाने में व्यस्त रहता है। अब सुरेश के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। सुरेश बहुत कोशिश करता है लोगों को अपने ठेले पर बुलाने की, लेकिन सब व्यर्थ जाता है। सुरेश समझ जाता है कि अब लोग उसके झांसे में नहीं आने वाले और वो वहाँ से कहीं और चला जाता है। दिनेश के ठेले पर पहले के समान ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है, जिससे अब दिनेश पहले के समान ही मेहनत और लगन से काम करने लगता है। उसकी जादुई पापड़ी चाट जल्दी ही गायब हो जाती है। भोला नाम का एक गोलगप्पे वाला एक शहर में रहता था। उसकी पत्नी का नाम रेवा था। रेवा पूरा दिन गोलगप्पे बनाती और भोला उसे शहर के बाजार में जाकर बेचता। रेवा, गोलगप्पे तैयार हो गए क्या? जी, लगभग तैयार ही है। ठीक है, जल्दी दे दो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बाजार में और भी बहुत से गोलगप्पे के ठेले थे। इस वजह से भोला के ठेले पर ज्यादा लोग नहीं आते थे। भोला के गोलगप्पे ज्यादा स्वादिष्ट भी नहीं होते थे। पता है रेवा, मुझे लगता है हमें हमारे गोलगप्पे को ज्यादा स्वादिष्ट बनाना पड़ेगा। बाजार में और भी बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे के ठेले हैं, इसी वजह से हमारी ज्यादा आमदनी नहीं होती। हमें हमारे गोलगप्पे को और स्वादिष्ट बनाना ही पड़ेगा। मैं तो उसमें अच्छा आटा और अच्छे आलू इस्तेमाल करती हूँ और पानी भी अच्छा इस्तेमाल करती हूँ। हमें गोलगप्पे बनाने की कोई नई तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अलग अलग तरीकों से गोलगप्पे बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम ज्यादा स्वादिष्ट गोलगप्पे बना पाएं। ठीक है, कल से मैं और अच्छे गोलगप्पे बनाने की कोशिश करूंगी। गोलगप्पे का और अच्छा मसाला बनाने की कोशिश करूंगी। इस तरह भोला और रेवा अपने गोलगप्पों को और बेहतर बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगे। भोला के ठेले के पास में ही मुन्ना का गोलगप्पा का ठेला था। मुन्ना के गोलगप्पे भी ज्यादा नहीं बिकते थे। उसके गोलगप्पे भी ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होते थे। मुन्ना भी जब घर जाता तो अपनी पत्नी से कहता, हमारे गोलगप्पे ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है, इसीलिए ज्यादा नहीं बिकते। हमें कुछ करना चाहिए। मैं तो बहुत मेहनत से गोलगप्पे बनाती हूँ, उसमें सब अच्छी चीजें डालती हूँ, पर पता नहीं फिर भी स्वादिष्ट नहीं बनते। और ज्यादा मेहनत और लगन से गोलगप्पे बनाओ। कुछ अलग तरकीब से गोलगप्पे बनाओ, अलग मसाला बनाओ। ठीक है, मैं और अच्छे गोलगप्पे बनाने की कोशिश करूँगी। इस तरह मुन्ना और भोला अच्छे गोलगप्पे बनाने की कोशिश करने लगे। दोनों हर रोज कुछ अलग अलग तरीके अपनाकर गोलगप्पे बनाते। कभी मसाला में कुछ नया करते, लेकिन दोनों के ही व्यापार में ज्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। एक दिन की बात है, भोला थका हारा अपने घर पहुंचा। क्या हुआ, आज अच्छी कमाई हुई या आज भी पहले जैसे ही हाल है? नहीं, आज भी कुछ ज्यादा कमाई नहीं हुई। लगता है और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, हमें सब्र रखना पड़ेगा। रातों रात कोई कमाल तो नहीं होगा, हमें और मेहनत करते रहना होगा। हाँ, बिल्कुल। उधर मुन्ना भी अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आज अच्छी कमाई हुई या नहीं? नहीं, आज भी कोई अच्छा व्यापार नहीं हुआ। अब क्या करें? अब बहुत हो गया, अब हमें धंधा बदल देना चाहिए। मैं हर रोज ये नहीं झेल सकता। क्या कहती हो, तुम ही बताओ। जैसा आप चाहें, मुझे कोई एतराज नहीं।
अगले ही दिन से मुन्ना ने गोलगप्पों का ठेला लगाना बंद कर दिया। मुन्ना ने मेहनत की, लेकिन उसने सब्र नहीं किया और जल्दबाजी में निर्णय लेकर ठेला बंद कर दिया। दूसरी ओर भोला और उसकी पत्नी ने अच्छा व्यापार ना होने के बावजूद सब्र किया और मेहनत करते रहे और आखिर एक वक्त आ ही गया जब उन्होंने एक स्वादिष्ट और सबसे अलग गोलगप्पे बना लिए। रेवा, ये वाले गोलगप्पे लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। जो भी खाता है ये बोलता है कि ये गोलगप्पे सबसे अलग ही स्वाद वाले हैं। हमें यही गोलगप्पे ज्यादा से ज्यादा बनाने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलो, हमारी मेहनत रंग लाई। हम अब और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। बिल्कुल, हम जरूर इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अब भोला और रेवा पूरा दिन गोलगप्पे बनाते और शाम को भोला बाजार जाता और सारे गोलगप्पे बेच आता। अब उनकी कमाई बढ़ने लगी। भोला के गोलगप्पे बाजार में सबसे अच्छे गोलगप्पे कहलाने लगे। लोगों की लंबी कतार लगने लगी। भोला जितने भी गोलगप्पे ले जाता सब बिक जाते। कभी कभी तो गोलगप्पे कम पड़ जाते थे। लगता है अब मुझे 1-2 मजदूर की जरूरत पड़ेगी। गोलगप्पे बनाने के लिए भी मजदूर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अब हमें गोलगप्पे बनाने के लिए और लोगों की जरूरत है। मैं ढूंढता हूँ ऐसे लोगों को जो हमारे काम आए। ठीक है। इधर भोला का ठेला बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और उधर मुन्ना ने गोलगप्पे का ठेला बंद कर दिया और कोई और काम ढूंढने लगा। भोला का ठेला इतना अच्छा चलने लगा कि उसे अब एक दुकान की जरूरत महसूस हुई। गोलगप्पे की बिक्री से उसके पास अच्छे पैसे आ गए थे। रेवा, अब ठेला छोटा पड़ रहा है। अब हमें एक दुकान की जरूरत पड़ेगी। तो आप बाजार में ही कोई अच्छी दुकान देख लीजिए और उसे खरीद लीजिए। हाँ, वैसे ही करते हैं। इधर भोला ने एक दुकान भी खरीद लिया और उधर मुन्ना अभी भी काम की तलाश कर रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात भोला से हो गई। भोला ने पूछा, अरे मुन्ना, कैसा चल रहा है गोलगप्पे का ठेला? वो तो कब का बंद कर दिया मैंने। अभी तो कोई काम ढूंढ रहा हूँ। बंद कर दिया? मगर क्यों? कुछ अच्छी कमाई नहीं हो रही थी और बाजार में कितने ठेले हैं गोलगप्पे के, इसीलिए बंद कर दिया। तुम्हारा ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत नाम हो गया है तुम्हारा। तुम्हारे गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट हैं कि जादुई गोलगप्पे के नाम से पुकारने लगे हैं लोग। बस सब भगवान का आशीर्वाद है। मुन्ना, मुझे भी काम करने वाले कुछ लोगों की जरूरत है। क्या तुम करोगे? हाँ, जरूर करूँगा। और ऐसे करते करते भोला ने बाजार में एक दुकान खरीद ली और उसमें मुन्ना को काम पर लगा दिया। भोला के जादुई गोलगप्पे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गए। दादी माँ, आज आपके जादुई पापड़ों से मैं कहां से कहां पहुंच गई। इन्हें जो भी खाता है उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप यहाँ होती तो कितना खुश होती। हाँ रानी, हमने जीते जी दादी माँ के पापड़ों की कदर नहीं की और आज उन्होंने ही हमें रोड पर आने से बचा लिया। सरस्वती एक बुजुर्ग महिला थी। वो लाठी के सहारे चला करती थी। उसकी एक बहुत ही प्यारी पोती थी, रानी। पति के जाने के बाद सरस्वती अपनी पोती में ही अपनी दुनिया ढूंढा करती थी। वो रानी को बहुत प्यार करती थी और रानी भी अपनी दादी के बिना नहीं रह सकती थी। अरे मेरी रानी बेटी क्या कर रही है? दादी माँ, जो आपने पापड़ बनाए हैं ना, उनको मैं सुखा रही हूँ, नहीं तो धूप में आपको बैठना पड़ेगा। अपने नन्हे नन्हे हाथों से तू मेरी कितनी मदद कर देती है। मैं भी तो किसी लालच में आकर आपकी मदद करती हूँ। तुझे कैसा लालच है मुझसे? मैं कौन सा तुझे प्रॉपर्टी देने वाली हूँ। मुझे तो आपसे प्रॉपर्टी से भी ज्यादा कीमती चीजें मिलती है। और वो क्या है भला? मुझे आपसे बहुत सारी परियों की कहानी सुनने को मिलती है। सरस्वती और रानी इसी तरह से एक दूसरे को प्यार करती थी और एक दूसरे का ख्याल रखती थी। परंतु रानी की मम्मी पुष्पा को ये बात पसंद नहीं थी। वो रानी को सरस्वती से दूर रखना चाहती थी। रानी, ओ रानी, अब क्या इसी कमरे में घुसी रहेगी? और कोई काम नहीं है क्या? स्कूल का कितना सारा काम पड़ा है करने के लिए, पर तुझे इस कमरे से फुर्सत मिले तब ना। अभी आई माँ।
क्यों डांट रही है बेचारी को? ये थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाती है तो क्या गलत है? आपको तो कोई काम है नहीं। आप तो चाहती हो कि ये भी ना पढ़े लिखे, बस आपकी तरह पापड़ बनाती रहे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चल रानी कमरे में। पुष्पा रानी को कमरे में ले जाती है और उससे पूछती है, रानी कल मैंने तुझे 50 रुपए दिए थे ना कॉपी लाने के लिए, कहाँ है वो? मम्मी वो तो मैंने दादी का चश्मा बनवाने के काम में ले लिए थे। उनका चश्मा टूट गया था ना, इसलिए उन 50 रुपए से मैंने दादी माँ के चश्मे को ठीक कर दिया। किसने कहा था तुझे चश्मा ठीक कराने के लिए? पुष्पा रानी को मारना शुरू कर देती है। रानी की रोने की आवाज सुनकर विकास और सरस्वती दोनों वहाँ आ जाते हैं। क्यों मार रही हो तुम रानी को? किसने कहा तुम्हें इस पर हाथ उठाने के लिए? आज तो इसने कॉपी लेने के 50 रुपए तुम्हारी मम्मी के चश्मे के लिए खर्च कर दिए। न जाने आगे क्या क्या करेगी। हो सकता है कल को तुम्हारी माँ चोरी भी करवा दे। 1 हफ्ते बाद ही रानी का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि ये वृद्धाश्रम चली जाए। मुझे अब ये यहाँ पर नहीं चाहिए। सरस्वती ये सुनकर बहुत दुखी होती है और रात भर रोती रहती है। फिर कुछ सोचकर वो खुद ही रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है और वृद्धाश्रम में रहने लग जाती है। वहाँ पर भी वो पापड़ बनाती थी जो वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत पसंद आते थे। अरे सरस्वती, तुम्हारे पापड़ तो बहुत ही लजीज होते हैं। जब तक इनका स्वाद ना लूं, तब तक पेट नहीं भरता, चाहे कितना भी खाना खाया हो। खाने के बाद जब तुम्हारे हाथ के पापड़ खा लेता हूँ ना, तभी पेट भर जाता है। अच्छा तो और खा लो, अगर खत्म हो जाएंगे तो और बना दूंगी। सरस्वती के पापड़ पूरे वृद्धाश्रम में प्रसिद्ध थे। पूरा वृद्धाश्रम उन पापड़ों को खाता था। वो शौक से सभी के लिए पापड़ बनाती थी। एक दिन सरस्वती की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसका देहांत हो गया। वहाँ के एक कर्मचारी ने सरस्वती के घर पर फोन किया। वहाँ रानी का बर्थडे की तैयारी चल रही थी। अगर आज दादी माँ भी यहाँ पर होती तो कितना अच्छा होता। मैं दादी माँ के साथ केक काटती। फिर तेरे दादी माँ का राग शुरू हो गया। दादी माँ नहीं आने वाली है, चुपचाप केक काट। सरस्वती की आवाज आती है और वो दौड़ी दौड़ी दादी माँ के कमरे में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि वहाँ उसकी दादी होती ही नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज आ रही होती है। वो उसका भ्रम होता है। वहीं दूसरी ओर विकास को फोन आता है। कौन बात कर रहा है? मैं वृद्धाश्रम से मनोज बात कर रहा हूँ। आपकी माँ का नाम सरस्वती था क्या? हाँ, मेरी माँ का नाम सरस्वती था। आपको बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आपकी माता जी का देहांत हो गया है। आप उनका शव ले जाइए। फोन पर सरस्वती का नाम सुनकर पुष्पा आग बबूला हो जाती है और विकास को चिल्ला पड़ती है। अब क्या कर दिया तुम्हारी माँ ने वृद्धाश्रम में? ना चैन से रहती है, ना ही रहने देती है। वहाँ पर कुछ भी कांड कर दिया होगा। बस करो पुष्पा, अब तो अपने कटु वचनों पर लगाम लगाओ। तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर रहे हो? बड़ी मिर्ची लग रही है। जो मैंने तुम्हारी माँ के बारे में कुछ कहा तो? पुष्पा, मेरी माँ का देहांत हो चुका है। अब तो उसकी आत्मा को दुखी मत करो। जीते जी तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब कम से कम शांति से मेरी माँ का दाह संस्कार तो होने दो। पुष्पा वही स्तंभ से खड़ी हो जाती है। विकास अपनी माँ के पार्थिव शरीर को लेने के लिए वृद्धाश्रम जाता है और वहाँ से लाकर उनका दाह संस्कार करता है। कुछ समय बाद घर की परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है और रोटी के भी लाल पड़ जाते हैं। एक दिन रानी उस वृद्धाश्रम के पास से निकल रही होती है तो उसका मन होता है कि वो दादी माँ के कमरे में जाकर देखे। अरे, तुम सरस्वती की पोती हो ना? हाँ बाबा जी, वो मेरे दादी थे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सरस्वती ने तुम्हारे लिए एक लिफाफा रखा था और कहा था कि जब मेरी पोती आए तो उसको दे देना। रानी जैसे ही लिफाफा खोलती है तो उसमें पापड़ रखे होते हैं और एक चिट्ठी लिखी होती है कि ये जादुई पापड़ है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे और जो भी इनको खाएगा उसकी सभी पेट की बीमारियां खत्म हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि एक दिन तुम यहाँ पर जरूर आओगी और तुम्हें इसकी जरूरत होगी।
रानी भागी भागी विकास के पास जाती है और सारी बातें बताती है। मेरी माँ ने मरने के बाद भी भला ही सोचा और हमने उनके साथ इतना गलत किया, मुझे बहुत पछतावा है। अब हम इन पापड़ों की मदद से फिर से एक नया व्यापार शुरू करेंगे पापा, और सब ठीक हो जाएगा। चलो जादुई पापड़ को बेच आते हैं। विकास और रानी उन जादुई पापड़ों की मदद से एक नया व्यापार शुरू करते हैं, जिससे उनको मुनाफा ही मुनाफा होता है। कैलाशपुर नामक गांव में संजीत नाम का एक आदमी रहता था। संजीत अपनी पत्नी लता और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। संजीत बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाता था। उसके पास जमीन भी नहीं थी जिस पर वो खेती कर सके, ना ही उसके पास कोई दुकान था जिसके सहारे वो अपना घर चला सके। अर्जुन बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मेरे पास तो जरा भी जमा पूंजी नहीं है। पता नहीं कहां से पढ़ाऊंगा उसे। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाए। गांव में आसपास अगर किसी के घर की साफ सफाई करनी होती थी, वो संजीत कर दिया करता था। या किसी के खेत पर ज्यादा घास हो जाए तो वहां भी जाकर वो घास की सफाई कर दिया करता था, जिससे कभी कभी उसकी कमाई हो जाया करती थी। मगर ये रोज का नहीं था। कभी उसे काम मिलता था तो कभी नहीं। कोई एक पक्का काम मिल ही नहीं रहा है जिससे अच्छी कमाई हो पाए। संजीत कोई पक्के काम की खोज में लग जाता है। काम खोजते खोजते उसे शाम हो जाती है। वो घर आता है। लता, कुछ खाना बनाया है तो दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जी थोड़ा आटा बचा था तो रोटी सब्जी बना दी हूँ, मगर कल का पता नहीं क्या होगा। ओह, क्या कर सकते हो, जो है वही ला कर दो। मैं तो खुद ही काम को लेकर परेशान हूँ। जी आप ज्यादा परेशान मत होइए, भगवान ने चाहा तो जरूर जल्दी ही कुछ अच्छा होगा। लता संजीत को रोटी सब्जी परोसती है। आज तो ये रोटी सब्जी मिल गई, आगे तो पता नहीं ये भी मिल पाएगा या नहीं। संजीत रोटी सब्जी खाते खाते काम के बारे में सोच रहा था। तभी वो सोचता है, रोटी सब्जी, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी रोटी सब्जी से तो मेरा काम बन जाएगा। संजीत खुशी के मारे लता से कहता है, लता, मुझे पता चल गया है मैं क्या करूँगा और किस चीज से मेरी अच्छी कमाई हो पाएगी। बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ जी जरूर, क्यों नहीं, मैं आपके साथ जरूर दूंगी। मगर ये तो बताइए बात क्या है? अरे लता, अब से मैं रोटी सब्जी बेचूंगा जिससे हमारी कमाई हर रोज होगी। बताओ, सही सोचा ना मैंने? जी आपने सोचा तो सही है, मगर आप रोटी सब्जी बेचने कहाँ वाले हैं? हमारे पास जगह भी तो नहीं है। अरे हाँ लता, ये तो तुमने सही कहा। अच्छा छोड़ो, फिर कुछ और ही सोचूंगा। जी कुछ ऐसा सोचिए जिसे हम सच में कर पाए। उदास होकर संजीत घर से बाहर आ जाता है और वापस से काम ढूंढने में लग जाता है। दिन भर काम ढूंढता है। काम न मिलने पर उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वही संजीत के पास एक और आदमी आकर बैठता है। क्या भाई, कहाँ रहते हो? मैं इस गांव में नया आया हूँ, सभी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहीं इसी गांव में वर्षों से रह रहा हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा घर है। अच्छा, वैसे मेरा नाम प्रताप है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीत है। आप थोड़े दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? जी, दरअसल मैं काम की तलाश कर रहा था, मगर कोई काम नहीं मिल रहा है। सोचा था कुछ बनाकर बेचूंगा, मगर उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है। जगह नहीं मतलब मेरा घर बहुत ही छोटा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया जगह ले सकूं। अच्छा, ऐसी बात है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास इस गांव में बहुत जमीन खाली है, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सच में? हाँ, और जब कमाई अच्छी होने लगे तो तब आप कुछ पैसे मुझे भी दे दीजिएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप अपनी जमीन संजीत को दिखा देता है और संजीत वहाँ रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगता है। कभी कभी जब ज्यादा काम रहता था तो लता भी संजीत की मदद कर दिया करती थी। संजीत की रोटी सब्जी सभी लोगों को पसंद आने लगती है और धीरे धीरे उसकी रोटी सब्जी खाने के लिए बहुत भीड़ लगने लगती है। संजीत पैसे कमाना शुरू कर देता है और आज तक जितने रुपए भी उसने कर्ज लिया था उन्हें चुकाने में लग जाता है। क्या बात है संजीत, क्या हाल है? जी, सब बढ़िया है। ये लीजिए कुछ रुपए,
आप रख लीजिए, आपकी वजह से आज मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। संजीव प्रताप को हर महीने पैसे देने लगता है। एक दिन प्रताप पैसे लेते हुए कहता है, संजीत, तुम तो बहुत मन लगाकर काम करते हो। मैं एक काम करता हूँ, अब ये जमीन तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। तुम बस मुझे थोड़े थोड़े पैसे देते रहना, जितना बन पड़ेगा उतना। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे नाम ये जमीन करना चाहते हैं? हाँ, मैंने सोच लिया है। प्रताप वो जमीन संजीत के नाम पर कर देता है। इस बात से संजीत बहुत खुश होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी अचानक जहाँ संजीत रोटी सब्जी बेच रहा था, वहाँ पुलिस आ जाती है। कौन है? कौन है इस जमीन का मालिक? जी, अभी तो मैं ही हूँ, मगर। अच्छा, तुम हो? चलो, जेल की हवा खिलाता हूँ। क्यों साहब, क्या हुआ? सब करके पूछ रहे हो क्या हुआ साहब? साहब, मैंने क्या किया है? मैंने खबर ली है, इस जमीन के मालिक ने एक आदमी को डरा धमकाकर और उसके साथ मार पीट करके ये जमीन अपने नाम करवाई है। मगर साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दरअसल इस जमीन के मालिक तो प्रताप जी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी जमीन मेरे नाम की है। अच्छा, लेकर चलो प्रताप के पास। संजीत पुलिस को प्रताप के पास लेकर आता है। क्यों जी, ये जमीन तुम्हारे नाम पर थी और तुमने कुछ दिनों पहले ही इसे जमीन बेच दिया है। नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा और मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अरे, आपने ही तो मुझे रोटी सब्जी बनाने के लिए जमीन दी थी, इसके बाद वो जमीन भी मेरे नाम कर दी थी। ये क्या बोले जा रहे हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। अच्छी कहानी बना लेते हो। अब चलो, जेल की हवा खिलाता हूँ। पुलिस संजीत को पकड़ लेती है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सभी अपराधी यही कहते हैं। साहब, एक बार मुझे अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने दे दीजिए। ठीक है, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। संजीत घर आता है और लता को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने। अब हम क्या करेंगे आपके बिना? लता, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तुम्हें ही घर संभालना होगा। और हाँ, अर्जुन का ख्याल भी अच्छे से रखना। एक काम करो, तुम अर्जुन को लेकर अपने मायके चली जाओ। नहीं, ये आपके साथ गलत हुआ है। मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब कोई फायदा नहीं लता, कुछ सालों बाद मैं जेल से छूट कर आऊंगा तुम्हें लेने। लता जोर जोर से रोने लगती है और पुलिस संजीत को अपने साथ लेकर चली जाती है। 3 साल बाद संजीत जेल से बाहर आता है और वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास जाता है। लता, तुम ठीक तो हो ना? और अर्जुन कैसा है? आप आ गए। पता है, अर्जुन हर रोज आपके बारे में पूछा करता था। बहाने दे देकर मैं थक गई थी। अब बहाने देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, वापस घर चलो। संजीत लता और अर्जुन को साथ लेकर वापस घर आ जाता है। अब आता हूँ प्रताप जी से बात करके, आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? संजीत प्रताप के घर आता है तो देखता है उसके घर पर ताला लटका हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर चला गया है। संजीत वापस घर आ जाता है। लता, वो तो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर चला चुका है। छोड़िए जी, उनको उनके किए की सजा भगवान जरूर देगा। आप ये सोचिए कि कौन सा नया काम ढूंढना है। हाँ लता, अब वापस से कोई नया धंधा ढूंढना पड़ेगा। वैसे जेल में काम करके मैंने कुछ रुपए कमाए हैं, ये लो, तब तक मैं कोई नया काम खोजता हूँ। संजीत के जेल से आने के बाद उसका दोस्त भोला उससे मिलने आता है। क्या भाई, ठीक तो है ना? उस प्रताप ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, छोड़, अब बीती बातें क्या याद करना। अब कोई नया काम ढूंढता हूँ और आगे के बारे में सोचता हूँ। भाई, एक बात बोलूं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो शहर है, वहाँ बहुत कम ही ढाबे और रेस्टोरेंट हैं। तू चाहे तो वहाँ जाकर अपनी रोटी सब्जी बेच सकता है, बहुत अच्छी कमाई होगी। चल भाई, ठीक है, मैं सोचता हूँ। संजीत ये बात लता को बताता है और अगले ही दिन शहर आ जाता है। यहाँ तो एक भी जगह ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ मैं रोटी सब्जी लगा सकूं। अब वापस किसी से जगह नहीं ले सकता, कुछ और सोचना होगा। तभी संजीत को साइकिल का ख्याल आता है। हाँ, ये सही रहेगा। मैं रोटी सब्जी साइकिल पर घूम घूम कर बेचूंगा। संजीत ने जितने पैसे जेल में रहकर कमाया था, उनसे एक साइकिल खरीदता है। लता, अभी तुम लोग यहीं गांव में ही रहो,
एक बार मैं वहाँ सब कुछ व्यवस्थित कर लूँ, फिर लेकर चलूंगा। संजीत हर रोज गांव से शहर आना जाना करने लगता है और साइकिल पर घूम घूम कर रोटी सब्जी बेचने लगता है। रोटी सब्जी वाला, रोटी सब्जी वाला। सभी संजीत की रोटी सब्जी खाने आने लगते हैं। इसी के साथ उसकी कमाई अच्छी होने लगती है। वो शहर में किराए पर घर ले लेता है और अपनी पत्नी बच्चों को भी लेकर वहीं आ जाता है और इस तरह वो हर रोज साइकिल पर रोटी सब्जी बेचने लगता है। धीरे धीरे संजीत की आर्थिक स्थिति सही होने लगती है। एक दिन संजीत साइकिल लेकर रोटी सब्जी बेच ही रहा था, तभी उसे शोर सुनाई देता है। संजीत वहां आता है तो देखता है सड़क हादसे में एक इंसान की मौत हो गई है, जिसकी वजह से भीड़ लगी है। संजीत और पास आता है तो देखता है वो प्रताप था। ये देख संजीत हैरान रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। अच्छा, इसका मतलब प्रताप जी गांव से भागकर यहाँ रह रहे थे। वापस संजीत रोटी सब्जी बेचने निकल जाता है। ऋषिकेश नौकरी में अपना एक घर तक नहीं बना पाए थे। अब रिटायर होने वाले थे। पत्नी घर के लिए कहती रह गई, पर इतना पैसा ही नहीं था कि अपने परिवार को एक छत दे सके। दोनों बच्चे सुजीत और अमित एक बार कमाने गए तो लौट कर नहीं आए। कोई खबर भी नहीं दिया कि कहाँ है, कैसे है। कौशल्या बच्चों की याद में हमेशा तड़पती रहती। गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी। उनकी पत्नी, मैं तो कहती हूँ गांव की 1-2 बीसा जमीन बेच दो, आखिर हमारे किसी काम तो आ नहीं रही। ठीक है, अखिल से कहता हूँ। उन्होंने अखिल को खबर कर दिया था, पर जमीन बेचने के नाम पर। भाई साहब, आपके पास तो नौकरी है, हमारे बच्चे उसी जमीन के बदौलत पर रहे हैं। ऋषिकेश चुप रह गए थे। गांव का घर ही ठीक ठाक करवा लेते हैं, वहीं चलकर भाई के परिवार के साथ बाकी का जीवन भी काट देंगे। बच्चों ने तो ये भी नहीं पूछा कि अम्मा बाबूजी आप कहाँ रहेंगे। यही सोचकर उन्होंने गांव में भाई को पत्र द्वारा सूचित कर दिया। भाई अखिल को जैसा ही बड़े भैया का पत्र मिला, वो चिंता में पड़ गया। अरे रमा, वो भाई साहब रिटायर होकर यहीं गांव में रहने की सोच रहे हैं। लो जी, ये नई मुसीबत सिर पर आकर बैठ जाएगी। इतने छोटे से घर में अपने परिवार की गुजर बसर तो होती नहीं, उन्हें कहाँ रखेंगे? घर में तो उनका ही हिस्सा है, तुम अपने हिस्से में रहो, वो लोग अपने हिस्से में रहेंगे। वाह जी वाह, पूरी जिंदगी हमने घर की देखभाल की, मरम्मत करवाई, रंगाई पुताई करवाई। हम छोड़ दिए होते तो खंडर हो गया होता। अब चले हैं उनका हिस्सा देने। मैं कुछ नहीं जानती, उन्हें कह दो अपने लिए घर बनवा ले। मैं तो नहीं कह पाऊंगा, तुम ही भाभी जी से कह देना। ऋषिकेश जब रिटायर होकर सारा सामान लेकर गांव पहुंचे तो इतना सामान रखने की जगह कहाँ है? सभी कमरों में तो हमारी दोनों बुआओं का सामान भरा है। जीजी, भाई हमारे कमरे खोल दो, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। जीजी, आप तो अपने लिए दूसरा घर बनवा लो, यहाँ जगह नहीं है। कौशल्या ऋषिकेश का मुंह ताकने लगी। अब क्या करें? कोई बात नहीं, हम अपना सामान गोबर गैस के पास वाले बरामदे पर रख लेंगे। सुबह पंचायत बुलाई जाएगी, जो पंचों का फैसला होगा वही होगा। सारा सामान गोबर गैस वाले बरामदे में रखवा दिया गया। साथ में कुछ खाने पीने का सामान था, वही खाकर एक चारपाई पर सो गए। मैं बार बार कहती रही, गांव की जमीन बेच दो, आज उसी की बदौलत शेरनी बनी है, पर तुम्हें तो भाई के प्रेम के आगे कुछ सूझता ही नहीं था। सारी रात मच्छर खा गए। गोबर गैस के पास बदबू और मच्छरों के अलावा और किस चीज की उम्मीद हो सकती है? जरा मैं पंचों को सूचित करके आता हूँ। पंचों को सूचित करके बाजार से कुछ चाय बनाने का सामान ले आते। हाँ, मैं ले जाऊंगा। तुम तब तक नहा धोकर पूजा पाठ निपटा लो। ऋषिकेश पंचों को खबर करके बाजार से चाय की पत्ती, चीनी, दूध, दाल, चावल, सब्जी, मसाले और थोड़ी सी जलेबी लेकर वापस लौट रहे थे। तभी भगवान तुम्हारा भला करे, कुछ खाने को दे दो। लो, अभी तो कुछ नहीं है, ये जलेबी खा लो। बुढ़िया बैठकर जलेबी खाती जा रही थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। चाय का सामान घर पहुंचा दूं, उसके बाद देखेंगे क्या खाना है। घर पहुंचे तो सरपंच और सभी लोग पहले से ही हाजिर थे। पंचायत हुई, पर पंचों का फैसला भी
गांव में रहने वालों से अलग न था। अंत में यही फैसला हुआ है कि बंटवारा हो जाए। ऋषिकेश को एक जोड़ी बैल दे दिए जाए और खेत घर की जमीन के बराबर जगह दे दिए जाए। चिंता करके कुछ भी हासिल नहीं होगा, जैसे तैसे जीवन तो काटना ही होगा। इसी बरामदे को झड़वा पोछवा दो, गोबर से लिपवा दो, रहने लायक हो जाएगा। घर बनाने का खर्चा कम से कम 5 लाख से नीचे ना होगा। सारी कमाई घर में लगा देंगे तो खाएंगे क्या? पेंशन भी तो नहीं है। कौशल्या ने 1-2 मजदूर बुलाकर बरामदे में गोबर से लिपवा दिया, ईंटों का चूल्हा बनाकर खाना चढ़ा दिया। मैं जरा बैलों को देख कर आता हूँ। ऋषिकेश ने देखा कि अखिल ने उन्हें सबसे कमजोर बैलों की जोड़ी दी थी। उनको देखते ही बैलों ने अपना सिर हिलाया और उनके गले में बंधी घंटी बजने लगी। चलो बेटा, अब तुम ही दोनों का सहारा है। हमारा और तुम्हारा दुख एक ही है। ऋषिकेश की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बैलों की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। ऋषिकेश ने उनकी नाद में चारा डाला और चुपचाप वहाँ से चले आए। चारा दे दिया उनको। पता नहीं क्यों बैल भी मेरे साथ साथ रो पड़े। दिल छोटा मत करो, ईश्वर दुख देता है वही सहने की शक्ति भी देता है। चलो खाना खाकर आराम कर लो। सोच रहा हूँ अब 2 बीघा जमीन निकाल ही दूं। कल बाजार जाऊंगा तो 1-2 लोगों से बात करूंगा। हाँ, जितनी जिंदगी बची है कम से कम आराम से रहें। दोनों खाना खाकर सोने गए तो अचानक बैलों की घंटी बजने लगी। जरा बैलों को देख कर आता हूँ। ऋषिकेश जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि अखिल बैलों को जबरदस्ती कुछ खिलाने का प्रयास कर रहा था। अभी तुम्हारा जी भरा नहीं अपने दोगलेपन से। घर हथिया लिया, जमीन पर नाग बनकर बैठे रहे। अब बैलों की भी जान लेने पर तुली हो। उन्हें जहर खिलाने के जुर्म के लिए कल सुबह मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। अखिल ने वही पेड़ एक बांस से उसके सिर पर दे मारा और वहाँ सू चंपत हो गया। ऋषिकेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं बैठ गया। बैलों की घंटी जोर जोर से बजने लगी। कहाँ रह गए? घंटी तो अभी भी बज रही है, चलकर देखती हूँ। कौशल्या वहाँ पहुँची तो ऋषिकेश को बैठे देखकर, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? कौशल्या, ये लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। कल चलकर बाजार में ही कहीं जगह देखता हूँ। अपने बैलों को भी वहीं ले जाऊंगा। उन्होंने सारी बातें कौशल्या से बताई। दूसरे दिन थाने में फौजदारी की रिपोर्ट लिखवाने गए तो ऋषिकेश, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चलो, वरना कोई केस ठोक कर आप ही को बंद कर देंगे। ऋषिकेश समझ गए थे कि अखिल यहाँ पहले से ही गोटी फीट कर गया है। उन्होंने बाजार में जाकर सेठ बनवारी लाल से बात की। ऋषिकेश, आप अखिल को जानते नहीं है। वो 1 नंबर का झूठा, मक्कार और नशाखोर है। अच्छा हो कि आप यहाँ से निकल जाइए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जमीन बेचने तक कोई ठिकाना मिल गया होता तो बड़ी मेहरबानी होती। हम वाजिब किराया भी दे देंगे। हमारा एक घर है, लेकिन बड़ी वीरान सी जगह पर है। किराया की मुझे जरूरत नहीं है। आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। आपने तो हमारी समस्या ही हल कर दिया। बस जमीन का कोई खरीदार मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, आप अपना सामान लेकर शाम तक आ जाइए। ऋषिकेश जब घर पहुँचे तो, अरे सुनते हो, मैं बैलों को चारा खिलाने गई थी। वहाँ उनकी नान में ये थैली मिली। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। ऋषिकेश ने थैली खोली तो उसमें सोने की ढेरों मुहरें पड़ी थी। ये कहाँ से आई? पता नहीं, पर हमारी तो समस्या खत्म हो गई। चलो अब शहर चलते हैं, वहीं चलकर इन मुहरों को बेचकर घर ले लेंगे। लेकिन जब तक हमारी जमीन बिक नहीं जाती हमें यहीं रहना होगा, वरना जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। हाँ, ये बात तो सही है। दोनों ने सामान बांधा और एक बैलगाड़ी बुलाकर उस पर लाद दिया। तुम सेठ बनवारी से पूछकर उनके बताए घर पर ही सामान उतार दो। हम अपने बैलों के साथ आ जाते हैं। बैलगाड़ी जाने के बाद दोनों बैलों को खोले गए तो इन्हें थोड़ा चारा पानी खिला देता हूँ। धूप बहुत है, बेचारे कमजोर भी है। इन्हें थोड़ी ताकत आ जाएगी। ऋषिकेश जैसे ही नांद में चारा डालने गए,
कौशल्या, ये देखो, वैसे ही थैली एक और पड़ी है। कौशल्या लपक कर आई तो देखो इसमें क्या है। कौशल्या ने थैली निकाल लिया और ऋषिकेश के नांद में चारा डाल दिया। बैल मस्ती से खाने लगे। इसमें भी मोहरें ही है, ये बेल ही जादुई है। उनकी आंखों से उस दिन आंसू बहना और फिर ये मोहरें। चलो इन मोहरों को संभाल कर रखो। वो लोग अपने घर में चले गए। बैलों के लिए एक बरतौल थी, उसी में बांध दिया। वो बेचारे भी थक कर सो गए। घर तो अच्छा है जी। हाँ, कुछ ही दिनों की बात है। बैलों की नांद से रोज एक मोहरों की थैली मिलने लगी। 1 महीना बीत गया था। कुछ ही दिनों में उन्हें जमीन का खरीदार भी मिल गया। उसने बड़े अच्छे दामों में उनकी पूरी जमीन का पैसा दे दिया। कौशल्या, हमें शहर जाने की क्या जरूरत है? हम इस गांव में रहकर अपना घर बनवाते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ऋषिकेश सेठ बनवारी लाल से वो घर और उसके आसपास की पूरी जमीन खरीदकर उस पर बहुत बड़ी कोठी बनवाई और कुछ दुकानें बनवा ली। बैल अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। गृह प्रवेश किया तो अखिल को नहीं बुलाया। उसके सीने पर तो वैसे ही सांप लौट रहा था। एक दिन जब ऋषिकेश बैलों को चारा डालने गए तो मालिक, अब तो सारे कष्ट मिट गए। आप खुश हैं ना? हाँ, बहुत। लेकिन ये सब तुम्हारी बदौलत ही हो पाया है। मालिक, हम दोनों आपके बच्चों की तरह ही हैं। पहले तो हमें बहुत मार पड़ती थी, खाने को भी नहीं मिलता था। आपने खुद हमारी देखभाल करके हमें इतना प्यार दिया। हम आपकी बदौलत में अपनी जान भी दे दें तो हमें कोई दुख नहीं होगा। कमल और कौशल्या फूट फूट कर रो पड़े और बैलों के सिर पर हाथ फेरने लगे।